Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Constitution of Pakistan 1973 on fingertips for Law Gate syllabus. In last video we discussed its first lecture. In today's video we are going to discuss its part 2. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन से आर्टिकल 69 तक डिटेल में डिस्कस किया था लॉ गेट के एमसीक्यूज के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 70 से आर्टिकल 89 तक और इसी तरह आर्टिकल 175 से आर्टिकल 212 तक एज पर लॉ गेट सिलेबस। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को आर्टिकल 70 से। आर्टिकल 70 बात करता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के साथ कि लेजिस्लेशन किस तरह से होती है, कानून किस तरह से बनता है, एक्ट किस तरह से बनता है, बिल किस तरह से पास होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर आर्टिकल 70 से आर्टिकल 89 तक। अब जनरली अगर हम लॉ गेट के एमसीक्यूज के हवाले से इस चैप्टर को देखें तो हमें इजीली चीज़ें याद रह सकती हैं इंस्टेड के हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करें। सो सबसे पहली बात कि बिल ओरिजिनेट किस तरह से होता है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिनेशन ऑफ बिल क्या है। सो आपको जैसे पता है कि हमारे पास पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, नंबर 1 इज नेशनल असेंबली एंड नंबर 2 इज सेनेट। एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अब अगर हम बिल्स की बात करें तो आर्टिकल 70 कहता है कि जो मनी बिल है वो हमेशा ओरिजिनेट होगा नेशनल असेंबली के अंदर। अब ये एमसीक्यू लॉ गेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मनी बिल शैल ऑलवेज ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। अब मनी बिल से क्या मुराद है, यानी कि मनी बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंस बिल जिसके अंदर एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है, कंट्री का एनुअल बजट जब पेश किया जाता है तो उसको हम कहते हैं मनी बिल। बाकी जितने भी बिल्स हैं अदर देन मनी बिल वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं, आया नेशनल असेंबली है या सेनेट है। अब मनी बिल को ही लेकर देख लेते हैं प्रोसीजर डिस्कस करने के लिए। मनी बिल ओरिजिनेट हुआ है नेशनल असेंबली के अंदर। नेशनल असेंबली की सिंपल मेजॉरिटी इसको पास कर देती है। सिंपल मेजॉरिटी से क्या मुराद है कि जो सिटिंग मेंबर्स है उनमें हाफ मेंबर्स से एक ज्यादा, तो वो उसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से नेशनल असेंबली ने कोई बिल पास कर दिया तो ऑब्वियसली वो सेकेंड हाउस की तरफ जाएगा, दैट इज सेनेट। अब सेनेट भी इस बिल को अगर अप्रूव कर देती है, नेशनल असेंबली ने जो जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसको अप्रूव कर लिया है, तो जो तीसरा फोरम है हमारे पास वो है प्रेसिडेंट। अब बिल जाएगा सेनेट से प्रेसिडेंट के पास और अगर प्रेसिडेंट इस बिल को अप्रूव कर देता है, इस बिल के ऊपर अपनी असेंट दे देता है, अपनी रजामंदी जाहिर कर देता है, तो फिर ये बिल चेंज हो जाएगा एक्ट के अंदर और ये हमारा कानून बन जाएगा। ये सिंपल प्रोसीजर है, मनी बिल से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। सिंपली बाकी तमाम बिल्स भी अगर वो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होते हैं तो इसी तरह वो सेनेट के पास जाएंगे। अगर सेनेट में ओरिजिनेट हो रहे हैं तो पहले वो नेशनल असेंबली के पास जाएंगे और फिर प्रेसिडेंट के पास। यानी कि सिंपली जिस हाउस में भी ओरिजिनेट हो रहे हैं वो हाउस फर्दर पास करेगा उसको दूसरे हाउस को, दूसरे हाउस ने उसे पास कर दिया तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो कानून बन जाएगा। अब अगर कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है सेनेट के अंदर और सेनेट ने उसको भेजा है नेशनल असेंबली के अंदर, जब नेशनल असेंबली के पास ये बिल पहुंचा तो नेशनल असेंबली उसको पास नहीं करती बल्कि वो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर देती है। उसको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, वो अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस देती है, तो फिर ये बिल वापस जाएगा फर्स्ट हाउस की तरफ, दैट इज सेनेट, यानी कि जिसने पहले पास किया था उसके पास जाएगा। अगर सेनेट इन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको अप्रूव कर देती है तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाके अप्रूव होके कानून बन जाएगा। लेकिन अगर तो सिचुएशन ऐसी आती है कि फर्स्ट हाउस ने बिल पास किया सेकेंड हाउस को, सेकेंड
सेकंड हाउस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, वापस फर्स्ट हाउस को भेजा। फर्स्ट हाउस उन अमेंडमेंट्स को ना तो अप्रूव कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, बल्कि फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज अगर कोई हाउस बिल को अपने पास रखता है, बजाय इसके कि वो उस पर कुछ रिकमेंडेशंस दे, उसको अप्रूव करे, रिजेक्ट करे, और या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है और बिल, या तो फिर अगर सेनेट ने अमेंडमेंट्स को अप्रूव करके प्रेसिडेंट को भेज दिया है, प्रेसिडेंट के पास टाइम पीरियड क्या है कि उसने 10 दिन के अंदर अंदर बिल के ऊपर अपनी एसेंट देनी ही देनी है। ये कानून है कि 10 दिन का टाइम है प्रेसिडेंट के पास। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि अमेंडमेंट्स करने के बाद हाउस उसको 90 दिन तक अपने पास रोक रहा है या प्रेसिडेंट 10 दिन तक अपने पास रोके रख रहा है और एसेंट नहीं दे रहा, तो फिर एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। या फिर अगर तो दोनों हाउसेस से अप्रूव हो चुका है और प्रेसिडेंट की एसेंट बाकी है, तो 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, हमारे पास कानून बन जाएगा। अब नेशनल असेंबली अगर इन सेशन नहीं है और मुल्क के अंदर कोई अर्जेंसी की सिचुएशन है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, तो उस सूरत में बिल पास होगा, कानून बनेगा, लेकिन किसके थ्रू बनेगा? प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 89 जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज। 4 मंथ्स का पीरियड है, 4 मंथ्स के लिए वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अगर इस ऑर्डिनेंस को मजीद एक्सटेंशन की जरूरत है एज पर दी सर्कमस्टांसेस, एज पर दी सिचुएशन, तो फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है 120 डेज की। सो ये सिंपल प्रोसीजर था बिल ओरिजिनेट होने का, हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट तक जाने का और कानून बनने का। अब इसके साथ ही हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फाइनेंशियल प्रोसीजर के अंदर आर्टिकल 78 कहता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है? आर्टिकल 78 से आर्टिकल 88 तक इसको डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग जितने भी रेवेन्यूज फेडरल गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है या जितने भी लोन्स इस गवर्नमेंट की तरफ से रेज किए गए हैं या जितनी भी मनी रिसीव हुई है इस गवर्नमेंट की तरफ से इन रीपेमेंट ऑफ द लोन, वो तमाम बनते हैं हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड का, जिसको हम कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। यानी कि तमाम मनी रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये तमाम हिस्सा बनते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या क्या होता है? आर्टिकल 81 कहता है कि जो रेम्यूनरेशन प्रेसिडेंट को दी जाती है या जितने भी एक्सपेंडिचर उसके ऑफिस से रिलेटेड हैं या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो रेम्यूनरेशन है, इंक्लूडिंग दी जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ऑडिटर जनरल, ये तमाम चीज़ें किस में इंक्लूडेड हैं? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा हैं। इसके साथ एक और चीज़ है आर्टिकल 80 के अंदर जो कि एनुअल बजट स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो नेशनल असेंबली के सामने एक स्टेटमेंट रखती है जिसमें जो उस साल की फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं या जितने भी एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं वो एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। एनुअल बजट स्टेटमेंट सेपरेटली हमें बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर्स कितने हैं और उस साल जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कितने बने हैं, आया वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं, ये तमाम चीजें हिस्सा बनती हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट का। सो आर्टिकल 70 से आर्टिकल 89 तक सिंपल सी चीज थी, बिल कैसे पास होता है, कितना ड्यूरेशन है, प्रेसिडेंट के पास कितना टाइम पीरियड है, नेशनल असेंबली कितना होल्ड कर सकती है, सेनेट कितने दिनों तक होल्ड कर सकती है, और इसी तरह आर्टिकल 89 के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के सूरतों में प्रोमलगेट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 के ऊपर जो कि है इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोर्ट। अब आर्टिकल 175 से आर्टिकल 212 तक नेक्स्ट सिलेबस है लॉ गेट के हवाले से। सो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 175 से। आर्टिकल 175 बात करता है that there shall be a Supreme Court of Pakistan,
a high court for each province, a high court for the Islamabad capital territory and such other court as may be established by law। मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी, चारों सूबों के अंदर एक एक हाई कोर्ट होगी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर एक हाई कोर्ट होगी और बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स होंगी वो तमाम हिस्सा बनेगी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स में इंक्लूडेड हैं। अब आर्टिकल 175A बताता है कि इन कोर्ट्स के अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं वो किस तरह से होंगी। सो आर्टिकल 175A ने कहा कि हमारे पास एक सुप्रीम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा जिसको कमीशन का नाम दिया गया है, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, कमीशन के अंदर कितने लोग इंक्लूड होंगे। सबसे पहली बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा जो कि इस कमीशन का चेयरमैन होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे जो कि इसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा फॉर्मर चीफ जस्टिस होगा या फॉर्मर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा। फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा और सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब ये जो ड्यूरेशन है ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये कमीशन बनाया जाएगा। ये कमीशन जो है फिर इन जजेस को अपॉइंट करेगा। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड हम देख लें तो हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, प्रोविंशियल मिनिस्टर होगा लॉ का और एक एडवोकेट जो जिसकी प्रैक्टिस कम से कम 15 साल होनी चाहिए हाई कोर्ट की, जिसको उस कंसर्न बार काउंसिल जो है वो 2 years के लिए नॉमिनेट करती है। सो ये तमाम मेंबर्स मिलके हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और उसी हाई कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि कमीशन में कौन कौन इंक्लूडेड होगा। अब अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो आर्टिकल 177 कहता है दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनटिल एंड अनलेस। सबसे पहली बात कि उसकी कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5 साल तक वो कम से कम हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, पहली क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सेकेंडली 15 years की उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होगी, तब वो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर सकता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और ऑब्वियसली जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि उसको सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब बन जाएंगे तो इनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या है, 65 years। सो इन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को जज बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसने जो ओथ लेना है बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस वो एज पर 3rd schedule लेना है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं, आपने इस चीज को याद रखना है। ये ओथ वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 3rd schedule के अंदर जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ हैं वो उस schedule के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। रिटायरिंग एज क्या है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की के अंडर आर्टिकल 179 65 years है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहा है आर्टिकल 180 कि अगर किसी भी टाइम चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट है या फिर वो अनएबल है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने से या वो किसी भी वजह से एब्सेंट है तो ऐसी सूरत में एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और किस पर्सन को अपॉइंट करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनको प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट करेगा। अब ये चीज भी याद रखने वाली है, एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होगा, सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह एक्टिंग जजेस की अगर हम बात कर लें, अगर किसी भी टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीट वैकेंट है या वो एब्सेंट है, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफिकेशन रखता हो, जो कि हाई कोर्ट का जज हो और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, तो उसको टेम्पररीली सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जजेस बना दिया जाएगा।
परमानेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगी इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहीं भी पाकिस्तान के हिस्से में बैठ सकता है। आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अगर दो से या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास सुमोटो एक्शन की पावर है कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन अराइज हो जाता है विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो सुमोटो एक्शन ले सकती है। आर्टिकल 185 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन है कि अपील जजमेंट एंड डिक्री फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें कि अगर किसी भी टाइम प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है तो वो इस क्वेश्चन को रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर वो अपना ओपिनियन इस के ऊपर प्रेसिडेंट को भेजेगी। 186A के अंदर पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकती हैं किसी भी अपील को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के अंदर। इसी तरह आर्टिकल 188 रिव्यू की पावर को डिस्कस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है जो कि उसने पास की है। नेक्स्ट है आर्टिकल 189। आर्टिकल 189 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर वो पाकिस्तान की निचली तमाम कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर इसी तरह आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी तमाम जजेस होंगे जो कि प्रेसिडेंट जो है वो उनको की टाइम टू टाइम जितनी भी वो डिटरमिन करेगा उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगी। अब वही बात जो चीज हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से डिस्कस की कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट किस तरह से होगी, जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। सो सबसे पहली बात, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट अंटिल एंड अनलेस उसको सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। पहली बात, ही मस्ट बी एन एज ऑफ 45 ईयर्स। इसके अलावा 10 साल तक वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका हो, उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो। इसके अलावा 10 साल तक जो है वो उसने किसी सिविल सर्विसेज के अंदर काम किया हो या 3 इयर्स तक उसने वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या फिर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स उसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो। अगर वो इन तमाम क्वालिफिकेशंस के ऊपर पूरा उतरता है, इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो जुडिशियल कमीशन के अकॉर्डिंग उसको हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। जैसे ही इन पर्सनस को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 194 ये अपना ओथ लेंगे एज पर दी थर्ड स्केड्यूल। बार बार ये चीज रिपीट हो रही है। रिटायरिंग एज क्या है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 62 इयर्स की एज तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। रिटायरमेंट एज है 62 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट के केस में है 65 इयर्स। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की कि अगर किसी भी टाइम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट है या वो एब्सेंट है, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के बाकी तमाम जजेस को में से किसी भी एक पर्सन को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फिर वो पर्सन जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इसी तरह एडिशनल जजेस की बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी टाइम किसी भी हाई कोर्ट के जज का ऑफिस वैकेंट है या वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता तो फिर ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो कि हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस रखता हो, उसको फॉर अ पीरियड जो कि प्रेसिडेंट को मुनासिब लगता है उस पीरियड के लिए वो उसको एडिशनल जज के तौर पर अपॉइंट कर सकता है। फिर सीट्स ऑफ हाई कोर्ट की बात है कि हर प्रोविंस के अंदर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट होगी। एक सीट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर होगी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो हाई कोर्ट है वो होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट के डिफरेंट डिविजनल कोर्ट्स होंगी या बेंचेस होंगे अपनी अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के अकॉर्डिंग। अब डिटेल में हम अगर जाएं तो लाहौर के लिए बेंच होगा, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, सिंध के लिए सखर में होगा, पिशावर हाई कोर्ट के लिए एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और बलोचिस्तान के
के लिए इससे भी होगा। तो डिटेल में हम नहीं जाते, लॉ गेट के हवाले से ये सिंपल चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा आर्टिकल 199 जो है वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिस्कस कर रहा है। आर्टिकल 199 भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगी। 5 रिट्स को डिस्कस किया है। 5 रिट्स कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, सर्चोराय, मैंडेमस, कोवरंटो एंड प्रोहिबिशन। में उसका लिंक यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन सिंपली आपको याद रखना है कि आर्टिकल 199 के अंदर हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है। क्वालिफिकेशंस 45 ईयर्स की एज होनी चाहिए, 10 साल के लिए हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओथ जो है वो 3rd स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर। तीसरी हमारे पास है फेडरल शरीयत कोड। फेडरल शरीयत कोड जो कि आर्टिकल 203A से आगे हमें बताई गई है। इसी तरह आर्टिकल 212 के अंदर कुछ अदर ट्राइब्यूनल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स को डिस्कस किया गया है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती हैं फेडरल शरीयत कोड के ऊपर। फेडरल शरीयत कोड फॉर द पर्पस ऑफ केसेस रिलेटेड टू हुदूद एक फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई जाएगी। फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर टोटल हमारे पास 8 मुस्लिम जजेस होंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। अब चीफ जस्टिस कौन हो सकता है? ऐसा बंदा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो या फिर वो हाई कोर्ट का परमानेंट जज हो, तो उसको फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जजेस कौन से होंगे? 4 जजेस उनमें से ऐसे बंदे होंगे जो कि हाई कोर्ट की जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो। इसके अलावा 3 उलमा होंगे जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो इस्लामिक लॉ के अंदर, रिसर्च के अंदर या इस्लामिक लॉ से रिलेटेड जितनी भी इस्लामिक टीचिंग्स हैं। सो 4 जजेस आ गए हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट का जज आ गया या हाई कोर्ट का परमानेंट जज जो कि चीफ जस्टिस होगा, और 3 उलमा होंगे जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो इस्लामिक लॉ के अंदर। अगर कोई पर्सन इन तमाम क्वालिफिकेशंस के ऊपर पूरा उतरते हैं तो वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। अब ये जो चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट हैं, ये 3 साल के अरसे तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इनकी अपॉइंटमेंट की टर्म को जो है वो एक्सटेंड भी कर सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रिंसिपल सीट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट होगी इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ चीफ जस्टिस टाइम टू टाइम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठ सकते हैं। अब 3rd स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ये तमाम जजेस जो हैं वो अपना ओथ लेंगे। इसके अलावा अगर हम इनके पावर्स, फंक्शंस और जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करें तो फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है कि उसने सिर्फ ये देखना है कि कोई भी लॉ या उसकी कोई प्रोविजन जो है वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर उनको लगता है कि कोई प्रोविजन इस्लामिक इंजंक्शंस के अगेंस्ट है तो वो उसके ऊपर अपना फैसला सुनाएंगे। इसके अलावा इस फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप अपील के लिए कहाँ जा सकते हैं? एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्टिकल 212 के ऊपर। आर्टिकल 212 डिस्कस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को, के इस्टेब्लिशमेंट होगी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स की, जिनको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी जाएगी। किन मैटर्स से रिलेटेड? तमाम लोग जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मैटर्स हैं, या फिर डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट के कोई टॉर्शियस एक्ट से रिलेटेड कोई क्लेम्स अराइज हो रहे हैं सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर, या फिर टैक्सेस या सेसेस वगैरह से रिलेटेड हैं, या कोई भी मैटर्स रिलेटेड हैं एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे हमारी सर्विस ट्राइब्यूनल है, नेब वगैरह की कोर्ट्स हैं। तो ये तमाम कोर्ट्स क्या हैं? ये फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस बनाई गई हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स का नाम दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स की किसी भी फैसले, डिक्री या ऑर्डर के खिलाफ अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, अगर वो इन्वॉल्व है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। सो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का फिंगर टिप्स का लेक्चर, जो कि आज तमाम सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।